तो स्वागत करते हैं राजस्थान के राइजिंग स्टार और यूथ आइकन जयदीप पांचाल का हमारे शो चाय पे चर्चा में। तो स्वागत है सर आपका। थैंक यू। तो सर हम शुरुआत करते हैं। जयदीप जी, आपके सफर की आपने शुरुआत कैसे करी? किस प्रकार आपने मतलब आपका सफर शुरुआत किया? आपने किस प्रकार आपने ये सोचा कि मुझे यूथ आइकन मतलब यूथ को कुछ करना है आपके शहर में? अ, मैं सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं अलवर ज़िले के एक छोटा-सा गाँव पड़ता है कोंडला, वहाँ का रहने वाला हूँ। जो हमारा गाँव है वो बहुत ही ऐसे फ़ॉरेस्ट एरिया का गाँव है, जिसके वहाँ पे मूलभूत आवश्यकताओं की शुरू में कमी थी। तो जब मैं करीब 14-15 साल का होऊँगा, हमारे गाँव में ऐसी काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ चलती रहती थी। तो जिसके माध्यम से उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया कि मुझे अपनी कम्युनिटी और सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। तो यही धारणा थी कि कुछ अच्छा करना है, तो उसमें हमने काम स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हमारे गाँव में मुझे याद है एक एनजीओ आया था वर्ल्ड विज़न इंडिया करके। तो उनका चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर काम करते थे। उनको कुछ लोकल लोग चाहिए थे जो उनके साथ मिलके काम कर सकते। तो मैंने उनके साथ एज़ ए वॉलंटियर काम करना स्टार्ट किया। तो हमने हमारे जो आस-पास के गाँव थे आदिवासी कम्युनिटी ज़्यादा रहती है वहाँ पे। तो उनको बच्चों को हमने चिन्हित किया कि ये इन बच्चों को हेल्प की नीड है। तो हमने वहाँ से उनको हेल्प वहाँ पे मुहैया कराई। तो ये सफ़र वहाँ से स्टार्ट हुआ। उसके बाद में भारत भारत के वाटरमैन जिनको आप जानते होंगे, राजेंद्र सिंह जी, जिनको रैमन मैगसेसे अवार्ड भी मिला हुआ है। तो उनके कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे गाँव में चल रहे थे, तरुण भारत संघ उनकी संस्था है उनके। तो वो हमारे गाँव में आते-जाते रहते थे, तो उन्होंने एक सरिस्का संरक्षण समिति बनाई हुई थी, जो क्या करती थी लोकल में गाँव के किसानों और युवाओं के साथ मिलके जल संरक्षण का वो काम करते थे। तो उसमें मैं वहाँ पे उनकी क्रियाकलाप देखता रहता था। तो ऐसी सब चीज़ों ने मेरे को बचपन से ही मोटिवेट किया कि मैं ये सोसाइटी के लिए कुछ करूँ, सामाजिक कार्य में जाऊँ। तो जिस ऐसे प्रकार करके आपने बताया कि जैसे आपकी सोसाइटी का आपके लिए बहुत इम्पैक्ट रहा, फैमिली में भी किसी का ऐसा इम्पैक्ट रहा हो आपके ऊपर कि आपने उनको देखा हो, क्या उनसे इंस्पिरेशन मिली हो आपको कि मुझे ऐसा बनना है या ऐसा कुछ करना है? हाँ, एक तो मेरे जो हमारे वहाँ पे जो गाँव की लोकल सरिक्षा संरक्षण समिति थी, उसके जो सचिव थे वो मेरे दादाजी थे। और हमारे घर पे जो भी हमारे गाँव की जो क्रियाकलाप होते रहते थे उन दिनों, तो हमारे गाँव घर पे ही होते थे। तो वो ऐसे एक सामाजिक संस्था के रूप में पूरा काम चलता रहता था। तो उन चीज़ों का बचपन में मेरे को काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा और फिर मैंने ऐसे स्टार्ट किया। तो हम मेन बात पे आते हैं। इतना अपन ने आपके बारे में पूछा कि जो आपको राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड मिला 2025, उसकी शुरुआत कैसे हुई? मतलब आपको वो कैसे आपको वहाँ तक उस मंच तक ले जाया गया? आप बता रहे हो एक आप अलवर के एक छोटे से शहर से हो, वहाँ से आपको एक यूथ आइकन अवार्ड तक कैसे आपको ले जाया गया? आप कैसे वहाँ तक पहुँचे? उसका कारण और कैसे पहुँचे मतलब प्रोसीजर क्या था? देखो कभी भी कोई ऐसे बिल्डिंग बनती है तो एक दिन में नहीं बनती। धीरे-धीरे पहले नींव भर जाती है, फिर उसके बाद 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल। तो इसकी शुरुआत धीरे-धीरे हुई थी। सबसे पहले 2019 में मुझे याद है हमने एक छोटी हमारे युवाओं की टीम बनाई थी यूथ टीम कोंडला, जिसके माध्यम से हम आसपास के क्षेत्र में कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए सोशल वर्क करते थे। तो वहां से करते करते 2025 तक जब राजस्थान सरकार ने, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान की सरकार को, जिन्होंने युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ये कदम उठाया कि जो युवा समाज सेवा में या सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम ऐसा अवार्ड दें। तो राजस्थान सरकार ने पिछले वित्तीय बजट में नेशनल यूथ अवार्ड की तर्ज पे राजस्थान में इस यूथ आइकन अवार्ड की घोषणा की थी। तो इसके एप्लीकेशंस स्टार्ट हुए थे लास्ट दिसंबर में। तो मुझे दोस्तों के माध्यम से पता लगा कि इसके एप्लीकेशन स्टार्ट है और मुझे भी अप्लाई करना चाहिए। तो मैंने भी, हमारे और सभी जो साथी यूथ एक्टिव पर्सन है उन्होंने सबने इसमें अप्लाई किया था। उसके बाद में जब मेरे को इसका स्क्रूटनी हुई, मेरा इसमें इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ, फिर पीपीटी प्रेजेंटेशंस, काफी स्टेजेस पार हुई। उसके बाद में फाइनल रिजल्ट आया तो उसमें मेरे को राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया। नहीं, जैसे आपने ये बताया बहुत अच्छा आपने आपकी बात से कई लोगों को इंस्पिरेशन भी मिलेगा और कई लोगों को सीखने भी मिलेगा कैसे। हम्म, मैं एक क्लियर उसमें पूछना चाहूँगा जैसे कोई 18 साल का युवा है, हम्म, मीन्स सोनू नाम ले लेते हैं अपन, वो है, उसको अगर यूथ आइकन अवार्ड चाहिए, हाँ। सपोज दैट सबका इंस्पिरेशन होता है जैसे आपको देखा
तो मेरे में भी होगा कि मुझे भी अवार्ड मिले या हाँ। कुछ भी। तो वो सोनू है, सपोज 18 साल का है, 12th पास किया जस्ट, वो कैसे वहां तक पहुंच सकता है? उसको क्या क्या करना चाहिए, क्या सीढ़ियां हैं बीच की जो वो वहां तक पहुंच सके? देखो मैं बताना चाहूँ, राजस्थान सरकार ने एक उनकी एक संस्था होती है राजस्थान युवा बोर्ड, वो राजस्थान में यूथ वेलफेयर के लिए काम करती है। तो राजस्थान यूथ बोर्ड ही इसका जिम्मेदार होता है कि किसको अवार्ड देना है, कैसे देना है। तो उन्होंने एक प्रणाली बनाई है, तो उसमें राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड की कुल 13 कैटेगरीज रखी हैं। उन कैटेगरीज में जैसे शिक्षा हुआ, उच्च शिक्षा हुआ, पर्यावरण हुआ, महिला सशक्तिकरण हुआ, नवाचार हुआ, एंटरप्रेन्योरशिप हुआ, तो ऐसे करके कुल 13 कैटेगरीज हैं। तो इसमें जो ये अवार्ड दिया जाता है, तो उन्होंने क्राइटेरिया ये रखा है कि प्रत्येक कैटेगरी से एक अवार्ड ये इनका देने का है प्लान। तो उसमें ये प्रक्रिया होती है कि आप जैसे सूटेबल कैटेगरी, आप मान लो एंटरप्रेन्योर हो और आप सोशल, आपका कोई एंटरप्रेन्योरशिप है, कोई सोशल उद्योग सोशल है। वर्क कर रहे हो आप? हाँ, तो उसके माध्यम से आप समाज सेवा का काम कर रहे हो और आप यूथ है, यूथ मतलब जिसकी उम्र 15 से 29 साल है, इसको सरकार यूथ मानती है। आप इस कैटेगरी में हो और आपको लगता है कि आपके समाज, आपके जो सामाजिक कार्य से समाज में सुधार हो रहा है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो उन 13 कैटेगरीज में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद में फिर काफी स्टेजेस होती हैं, जिसके माध्यम से यूथ बोर्ड आपको फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस तक वहां पर आप पहुंच सकते हैं। एक और सवाल मेरा कि जो आपको, जैसे आपको अवार्ड मिला, उस अवार्ड का आपको फायदा, जैसे बिल्कुल। एक आपको फायदा क्या हुआ, सोशल प्रोफाइल आपकी बढ़ी, क्या फायदा हुआ? और एक पैसों के लिए कैसा फायदा हुआ? क्या पैसा, मतलब क्या आपको फंडिंग मिली, या किसी लोगों के साथ आप क्या क्या कनेक्टिविटी, उसका फायदा क्या हुआ आपको? आपको भी कुछ उसका फायदा हुआ होगा? देखिए जैसे कोई अवार्ड मिलता है या फिर जो सराहना होती है, तो ये किसी भी युवा के लिए एक ही बहुत ही मोटिवेट करने वाला पल होता है कि आप उसके सामाजिक कार्य को एक तरीके से प्रमाणित करते हो। तो राजस्थान सरकार ने युवाओं के जो सोशल वर्क कर रहे हैं उसको एक तरीके से प्रमाणित और सराहना करने के लिए ये काम किया था। तो इसका काफी अच्छा प्रभाव भी पड़ा। काफी जो शुरुआत में क्या होता था, काफी चुनौतियां आती थी हमें, जैसे हम किसी काम में लगे हुए थे। मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे गांव में लोकेलिटी में पहले नशे की आदत थी लोगों को, तो हम उनको समझाते थे कि नशे को आपको नहीं करना चाहिए, ऐसे ऐसे। तो वो हमको एक मतलब युवा बालक समझ के ऐसे करके थोड़ा नकार देते थे। परंतु जैसे अवार्ड मिला है, तो उसके बाद में हम उनसे बातें करते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा लगता है कि ये युवा है, कुछ समाज में बदलाव करने की चाह रखता है, तो ये कुछ अच्छा सोच के ही बोल रहा होगा, तो वो उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। उसके अलावा सरकार ने ये अवार्ड के साथ में 1 लाख रुपए की जो राशि भी युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए देती है। तो उसको भी हम अपने सामाजिक कार्यों में या फिर खुद के किसी शिक्षा के कार्य में उसको खर्च कर सकते हैं। आपने बताया कि आप इस तरह के सोशल वर्क भी बहुत करते हैं, ये भी करते हैं, आप अर्निंग के लिए क्या करते हो कुछ? अर्निंग के लिए मैं आपको बताऊं कि यदि युवा, आज का युवा 21वीं सदी में भारत का युवा जैसे डिजिटल क्रांति अपने देश में चल रही है, तो हर युवाओं को एजुकेशन, लर्निंग प्रोग्राम्स काफी होते हैं, उनके साथ में जुड़ के अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहिए। तो मेरा जो सोर्स ऑफ इनकम है अभी सोशल मीडिया से ही है। तो आप, काफी लोग सोचते हैं कि भाई सोशल मीडिया से कैसे कमा सकते हैं। मैंने 2022 में इस की स्टार्ट की थी। मेरा एक सिटी पेज है दोसा वाला। दोसा वाला के माध्यम से हमने ये किया है कि दोसा की जो लोकल कम्युनिटी है, लोकल कम्युनिटी है उसको डेवलप किया है। वहाँ की जो टूरिज्म प्लेसेस उसको हैं प्रमोट करना उसको आपने। प्रमोट किया है। लोकल हेरिटेज है वहाँ की। लोकल वहाँ के काफी आजकल चल रहा है कि जो राजस्थान सरकार है वो राजीविका मिशन के माध्यम से लोकल महिलाओं को डेवलप करने का काम करती है। तो हम उनकी स्टोरीज को सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाते हैं। तो ये तो हो गया एक, तो उसका सोशल इम्पैक्ट। दूसरा, उसको अपन अपने अर्निंग के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जब कम्युनिटी डेवलपमेंट होता है तो लोगों को हम प्रमोट करते हैं वहाँ पे। जैसे कोई आपका वेंचर हो गया, कोई कैफे हो गया, या फिर किसी ने कोई नया उद्योग खोला है, किसी ने कोई बिजनेस डाला है, तो हम वहाँ पे उसको अपने पेज के ऊपर प्रमोट करते हैं। तो ये पेड प्रमोशनल इवेंट एक्टिविटी होती है जिसके माध्यम से हमारी अर्निंग होती है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? जैसे आपको राजस्थान यूथ यूथ आइकन अवार्ड मिल गया, अब आपका जी। नेक्स्ट स्टेप क्या है? आप क्या करने वाले हो? आपका फ्यूचर विजन क्या है? अभी देखा जाए तो दो तरीके से हम इसमें सोच सकते हैं। एक तो राजस्थान सरकार एक युवा नीति बना रही है, जिसके माध्यम से राजस्थान के जो पूरे युवा हैं उनका एक सतत विकास कर सके।
परंतु हम देख सकते हैं कि जो राजस्थान की भौगोलिक परिप्रेक्ष्य है वो काफ़ी अलग-अलग है। एक तरफ रेतीले मरुस्थल हैं, दूसरी तरफ पहाड़ हैं, एक तरफ नदियाँ हैं, तो एक तरफ ऐसे मैदानी भाग है जहाँ पे होती है खेती। तो राजस्थान की जो यूथ नीति है उसके ऊपर अभी सरकार का और राजस्थान यूथ बोर्ड काम कर रहा है। तो यूथ नीति तैयार की जा रही है जिसका प्रारूप अभी थोड़े दिन पहले मुख्यमंत्री महोदय जी ने प्रस्तुत किया था। तो उस नीति में ये उनका है कि राजस्थान के हर भौगोलिक परिप्रेक्ष्य का जो युवा है वो अपनी संस्कृति और अपने भौगोलिक परिदृश्य में रहते हुए अपना विकास कर सके। तो उसके ऊपर अभी हम कुछ कार्य कर रहे हैं। हमने आपकी सोशल प्रोफाइल के बारे में बात कर लिया, आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल के बारे में बात कर ली। अब आप आपकी फैमिली प्रोफाइल पे आते हैं हाँ जी। कि जैसे लोगों को लगता है, जैसे आपने ये किया, लोगों को लगता है कि फैमिली बहुत सपोर्टिव होगी, हुँ। फैमिली के पास बहुत पैसा होगा, हुँ, इसलिए हुँ। फैमिली ने इतना काम कर दिया, वरना लोग कहते हैं कि आप ओनली पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ। तो आपकी फैमिली बैकग्राउंड किस तरीके से आपको सपोर्ट किया, और क्या जो लोगों की कौन रहता है वो है या क्या है, क्या वो चीज़ बताओ आप? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि आजकल काफ़ी आप देखते होंगे कि अपना जो आईआईटी में कोचिंग करते हैं बच्चे ये को नीट के हाँ, आईआईटी। कोटा में काफ़ी लोग सुसाइड्स वगैरह कर लेते हैं। तो मतलब कहीं न कहीं उनके ऊपर प्रेशर रहता है पेरेंट्स का जिसके माध्यम से उसको झेल नहीं पाते और ऐसा कदम उठा लेते हैं। परंतु मेरी जो परिवार है, एक तो मैं बहुत ही सामान्य परिवार से आता हूँ। ऐसे आप बता रहे थे अमीर वाला ऐसा कोई वो नहीं है। पर मेरे जो पेरेंट्स थे, मेरा जो परिवार था वो काफ़ी सपोर्टिव रहा इन चीज़ों में क्योंकि उनको लगता था कि कोई गलत काम नहीं कर रहा है जो अपना बच्चा है। क्योंकि एक अवार्ड मिलने के बाद तो बहुत सहानुभूति मिली होगी आपको भी, उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा अवार्ड मिलने के बाद। हाँ, उनका लगता क्या ही है, है। मतलब जैसे अवार्ड से पहले जब आप ये काम करते थे तो लोगों की अलग धारणा होती है आपको उसे देखने का कि यार ये बंदा वीडियो बनाता है, गलत मत लेना मेरी बात को आप। लेकिन जब आपको अवार्ड मिला, आप अवार्ड के बाद आपके गाँव में आए, तो लोगों ने अलग तरीके से, अलग धारणा से आपको देखा होगा। तो जब आपको क्या फील हो रहा था, क्या मतलब आपके इसमें पेरेंट्स की क्या फीलिंग होगी? मतलब मेरी क्या है 2 प्रोफाइल्स हैं। एक सोशल वर्कर एज़ ए प्रोफाइल, एक सोशल मीडिया मैनेजर या फिर सोशल एंटरप्रेन्योर मैनेजमेंट बोल सकते हाँ, हैं। वैसी प्रोफाइल। तो जब मैं दोसा में आता हूँ, तो मेरी प्रोफाइल वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वाली प्रोफाइल रहती है और जब मैं अलवर में रह के काम करता हूँ, तो मैं एज़ ए सोशल एक्टिविटीज़ काम करता हूँ। तो जब मेरे को गाँव में लोग ऐसे नहीं जानते कि ये डोसा वाला पेज का ओनर है ऐसे। मेरे को गाँव में समझते हैं कि ये समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है। तो जब ये अवार्ड मिला तो उनको डेफ़िनेटली काफ़ी अच्छा लगा। सभी अ, गाँव के लोगों का, आस-पास के जो कम्युनिटी में मेरे को जानते थे, जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया या फिर जो मेरे साथ में काम करते थे, सभी का सकारात्मक आया और सभी ने मेरे को बधाइयाँ दी। जब आपको ये मिला, अवार्ड मिला, उसके बाद आपके माता-पिता का क्या था? मेनली मैं वो जानना चाहूँगा, क्योंकि लोगों को क्या लगता है, मैं आपको बताता हूँ कि माता-पिता सपोर्टिव नहीं होते। आजकल हुँ, बहुत हुँ, ज़्यादा हुँ। केसेज़ यही है जो आपने बताया कोटा में सुसाइड का कारण। सपोर्टिव का मीन्स ऐसे नहीं कि जो बच्चे की बात नहीं मानते कि बच्चे को करना क्या है। हुँ, हुँ। मतलब करने का मीन्स ये नहीं बच्चा बता रहा है वही कराओ। मतलब हाँ। एक उसकी बात तो मानी जाए। तो उस तरीके से आपने ये किया। घरवालों मेरे को लगता नहीं है घरवाले सपोर्टिव होंगे शुरुआत में, किसी के भी हाँ। सपोर्टिव नहीं होते, मेरे भी नहीं थे। तो उसके बाद जब उन्होंने ये मिला, आपको अवार्ड मिला, तो उसके बाद फैमिली वालों का क्या, माता-पिता का क्या रिस्पॉन्स था? उनका जब ये आप रहा अवार्ड कि लेके घर लेके गए, 1 लाख रुपए का चेक घर लेके गए, जब क्या उनका हो रहा? उसमें यही था कि उनको पहले से भी मैंने कन्विंस कर रखा था कि मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ, ऐसे कोई बुराई वाला काम करूँगा, आपको को भी मतलब ऐसे गलत फ़ील नहीं करवाऊँगा। तो जब अवार्ड मिला तो वो एक पेरेंट्स के रूप में एक मतलब गौरवान्वित करने वाला क्षण रहता है उनके लिए भी क्योंकि समाज के लोग, परिवार के लोग और काफ़ी लोग उनको भी बधाइयाँ दे रहे थे जानने वाले। तो उनका तो यही था कि भाई अच्छा कर रहा है, आगे भी और अच्छा करता रहेगा। और मैंने उनको बताया था कि अभी ये तो ऐसे शुरुआत है, तो बस ठीक था ऐसे उनका। जब आप एक और सवाल मेरा छोटा-सा है, जब आप स्टेज पे गए, प्रधानमंत्री साहब खड़े थे, मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी थे, मुख्यमंत्री जी थे और भी लोग थे, तो आप उस टाइम क्या फीलिंग थी? क्या गट्स फीलिंग आ रही थी? क्या मतलब क्या फील था उस टाइम? हेजिटेट भी बहुत हो रहे होंगे, क्या था उस टाइम? मतलब शुरुआत में हुआ क्या था कि जो अवार्ड सेरेमनी हुई थी 12 जनवरी 2025 को, तो उस दिन युवा दिवस भी था तो उस दिन हुआ ये था कि जब ये फाइनल रिजल्ट इसका आना था ना वो अनाउंस नहीं हुआ था। अनाउंस ये था कि ये राज्य सरकार ने एक युवा उत्सव होता है जो 5 दिन तक चलता है। तो 8 जनवरी से 12 जनवरी तक राज्य स्तरीय युवा उत्सव का एसएमएस स्टेडियम जयपुर में आयोजन किया गया था। तो हम जिन लोगों को यूथ आइकन अवार्ड मिलना था उनको एज ए पार्ट
प्रतिभागी के रूप में वहाँ पे शामिल होना था और सभी एक्टिविटीज में भाग लेना था। तो 5 दिन तक हमें मतलब फाइनल ये नहीं पता था कि हमें अवार्ड मिलने वाला है। परंतु जब उस अवार्ड सेरेमनी से पहले अनाउंसमेंट हुआ कि हम इसके लिए सेलेक्ट हुए हैं फाइनल, तो उस जो वो पल था वो बहुत ही ऐसे गौरवान्वित करने वाला भी था और अंदर से थोड़ी नर्वसनेस भी थी कि हम स्टेज पे जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों ये अवार्ड लेंगे, क्योंकि बचपन से ही देखते थे कि मुख्यमंत्री जी का काफिला या फिर एक बार वाक्य बताऊं आपको, हमारे गांव में एक बार किसी कार्यक्रम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी हमारे वहां पे आई थी। तो हाँ, तो वो बचपन में एक क्यूरियोसिटी रहती है कि यार ये वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने जो भी अभी तक सोशल प्रोफाइल वाले उनका 90% होता है कि 90% या 99% होता है कि मैं सोशल मतलब पॉलिटिक्स में हूँ। आपका कुछ है ऐसा? मेरा ये मानना है कि यदि आपका आपने राजनीति की भावना दिल में रख ली ना, तो आप सामाजिक सरोकारों से थोड़ा सा भटक जाते हैं। तो यदि आपको सोशल वर्क करना है असली में, तो आप गैर राजनीतिक रहते हुए आपको ये काम करने चाहिए। यदि गैर राजनीति की थोड़ी सी भी भावना आ जाती है ना, तो फिर आप किसी से बुराई नहीं ले सकते। और सामाजिक कार्यों में काफी बार देखा जाता है कि बहुत से लोगों से बुराई भी लेनी पड़ती है, परंतु एक नेता होता है वो हमेशा सबसे बनाकर चलता है। तो जैसे आपने बताया कि सामाजिक कार्यों में लोगों से बुराई लेनी पड़ती है। हाँ, इसी प्रकार मैं पूछ रहा हूँ कभी कोई ऐसा केस या कोई ऐसी कंट्रोवर्सी हुई हो जिसके कारण आपकी फैमिली वालों ने भी आपसे बोला हो कि यार इस आदमी से, जैसे होता है पॉलिटिक्स में कि किसी से भी आपने किसी भी सोशल प्रोफाइल के बारे में किसी से लड़ाई या मतभेद किसी भी तरीके से हुआ हो और आपके घर वालों ने भी आपसे कहा हो कि इससे थोड़ा दूरी दूरी बना के रखो, इतना वो मत करो, कुछ ऐसा? ऐसे तो नहीं हुआ, क्योंकि यदि आप सकारात्मक वे में रह के कोई काम करते हैं ना, तो सभी लोग सपोर्ट करते हैं। पर जैसे मैंने तो मेरे साथ तो ऐसे नहीं हुआ कोई बुराई वाला या लड़ाई वाला काम। हाँ, पर जैसे काफी बार मैं शुरुआत में जब छोटा ही था, कॉलेज में था, तो मैं काफी बार जैसे हमारे वहाँ एसडीएम और इनसे पास चला जाता था, तो घर वाले मतलब उनको लगता था कि ये तो कुछ ज्यादा ही ऐसे लोगों से कनेक्शन बना रहा है, तो कहीं गलत लाइन में ना चला जाए, तो ये थोड़ा उनका डर था। तो बाद में एक दो बार हमारे वहाँ के एक एसडीएम थे, वो हमारे मैंने उनको अपने लाइब्रेरी प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में बताया, तो वो गाँव भी आए, घर पे आए, तो फिर उनका थोड़ा पेरेंट्स का सही लगा कि ये थोड़ा सही कर रहा है, तो ऐसे कर। जयदीप जी, आपका फिर फ्यूचर विजन क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अलवर जिले के छोटे से गांव से रहता हूँ, कोंडला। तो हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो गांव है, वो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य के बिल्कुल निकटवर्ती गांव है। सरिस्का? हाँ, सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो हमारे वहाँ पे क्या है, अभी मूलभूत आवश्यकताओं की कमी है, और जो आसपास का भी क्षेत्र है हमारे, वो जो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो उसमें टाइगर्स की संख्या भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अभी हमारे वहाँ पे एक ST30 टाइगर्स है, उसने 3 शावक के बच्चे भी दिए हैं। तो हमारा जो अभी भविष्य में मेरा ये प्लान यही है कि जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है उसके आसपास के जो गांव है, उसमें एक जागरूकता के कार्यक्रम चलाना, ऐसे एक माहौल क्रिएट करना जो जिसमें जन और जंगल दोनों सामंजस्य के साथ मिलके अपना विकास कर सके। तो आपने बताया तो आपका फ्यूचर विजन है। हाँ, अब तक आपने सरिस्का के लिए कुछ ऐसा किया हो सरिस्का का डेवलपमेंट में? अभी हमारे कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स हमने मतलब किए हैं। तो जिसमें एक हमारा था वन संरक्षण प्रतियोगिताएं। तो हम क्या करते हैं कि जो गांव की और आसपास की जो सरकारी स्कूल्स हैं, तो हम वहाँ पे जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि मान लो किसी का जन्मदिन है, तो हम क्या करते हैं कि वो जन्मदिन को एक पार्टी या फिर जो उसका ऐसे जाके केक वगैरह काटते हैं, उसको ऐसा ना करके कुछ उन पैसों का काफी हमारे जो वो है पेड़ लगाने के लिए आपने? पेड़ नहीं, उसमें हम क्या करते हैं कि उन चीजों से कुछ पाठ्य पुस्तकें या फिर पेन, वो पेंसिल्स वगैरह ऐसे वो करते हैं, तो वो हम उसमें ले जाते हैं, उसको डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। हम वहाँ पे वन संरक्षण प्रतियोगिताएं नाम से हमने एक आइडिया निकाला, तो उसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि जो स्कूल के बच्चे हैं उनको हम 1 या 2 दिन पहले बता देते कि भाई हमको आपको एक ऐसी प्रतियोगिता करवाएंगे जिसमें हम जन और जंगल या फिर हमारा जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है, इसके माध्यम से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ की कौन कौन से यहाँ पे अपना जो फ्लोरा फोना है, कौन कौन से वन्य जीव अपने यहाँ पे रह सकते हैं। तो एक सवाल मैं भी पूछूंगा आपसे जब बच्चे इसी से रिलेटेड। हाँ, अब तो आईपीएल हुआ, आईपीएल के अंदर 9 बॉल पे एक ट्री लगाए गए थे, वो ट्री कहाँ लगाए, कुछ पता है इनके बारे में? मैं आईपीएल नहीं देखता, तो मुझे इस बारे में कुछ ऐसे पता नहीं है। अच्छा, तो एक, जैसे मैं बताता हूँ, एक राजस्थान की सरकार ने एक पहल चालू की है
कि गाँव-गाँव में लाइब्रेरी, हाँ। उसके बारे में आपका कुछ कहना है? अभी थोड़े दिन पहले 21 मार्च 2025 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जवाहरलाल लाल जी के हाँ, तो पूरे राजस्थान के जो युवा हैं, जो युवाओं से रिलेटेड काम कर रहे हैं, चाहे वो खेल में हो, एंटरप्रेन्योरशिप में हो, सोशल मीडिया में हो या फिर सामाजिक कार्य में हो, तो उनका एक डेलीगेशन उन्होंने बजट पूर्व युवा संवाद कार्यक्रम के माध्यम से वहाँ पे अपने मुख्यमंत्री आवास में बुलाया था, तो उसमें भी मुझे जाने का मौका मिला। तो मैंने सभी लोगों से वहाँ पे सजेशंस मांगे गए थे कि हम युवाओं का विकास करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे एक उनको सजेशन दिया था कि अपने जो राजस्थान है वहाँ पे थोड़ा शिक्षा का स्तर और जो मूलभूत आवश्यकताएं बढ़ाने के लिए हम प्रत्येक ग्राम ग्राम पंचायत स्तर पे कम से कम एक लाइब्रेरी बनवा सकते हैं। तो उस लाइब्रेरी को हम क्या है कि एक कम्युनिटी डेवलपमेंट या यूथ डेवलपमेंट सेंटर के रूप में यूज कर सकते हैं। सरकारी मास्टर, सरकारी अध्यापक उनकी उनकी वहाँ पे ड्यूटी लगा सकते हैं। एक खेल मैदान उसके साइड में बना सकते हैं, वहाँ पे खेल कूद की सामग्री हम रख सकते हैं। इंटरनेट की वहाँ पे पहुंच सुनिश्चित करके हम युवाओं को वहाँ पे पढ़ने के लिए और अपनी रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए वहाँ पे वो अपनी काम को कर सकते हैं। ये मैंने वहाँ पे सुझाव दिया था। तो सरकार ने अब जो 2025 का ये सवाल मैंने इसलिए पूछा है, आप ये बताना भूल गए थे लाइब्रेरी वाला, तो हाँ, मैंने इसलिए सवाल आपसे तो सरकार ने अभी ये किया है कि हर प्रत्येक ग्राम पंचायत पे एक अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना सरकार करेगी, तो जिसके माध्यम से एक ऐसा ही सेंटर वो उसमें हर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे बच्चे को हाँ, पढ़ने के, फ्री है, तो अभी उसकी पहल एक चल रही है। पहल चल रही है और उसका एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है कि उसको कैसे, तो सरकार उस पे काम कर रही है। यूथ के लिए आपको क्या कुछ बताना चाहेंगे यूथ को, कुछ ऐसा कि आपको ये करना चाहिए, यूथ को कुछ मोटिवेशन टिप या कुछ ऐसा देना चाहिए कि यूथ को ये करना चाहिए इस टाइम? जैसे यूथ सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब है, आजकल सबसे यूथ ज़्यादा दो ही स्क्रॉलिंग में है। 2 या 3 चीज़ों से डिस्टर्ब है। एक तो सोशल मीडिया का मिस मैनेजमेंट यूज़ है, मिसयूज़ करके। तो आपके पास सोशल मीडिया की डिजिटल युग में सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। सोशल मीडिया की वजह से आपको कोई भी, यदि आपको बुक पढ़नी है तो आप वहाँ पे पढ़ सकते हो, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। कुछ सर्च करना है, कोई रिसर्च करनी है तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकते हो। इन चीज़ के यूथ बचाव कैसे करें इन चीज़ों से अपना? मैं वही बताना चाहता हूँ कि युवाओं को मैं सबसे बड़ी राय यही है कि जो अपना जो क्षेत्र है, मैं अलवर जिले का रहने वाला हूँ, तो आजकल अलवर जिले की पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में आप देखना चाहो तो एक बहुत ही गलत धारणा बनी हुई है, क्योंकि आजकल साइबर ठगी और साइबर फ्रॉड में अलवर कहीं ना कहीं संलिप्त है। यहाँ के युवा आजकल उसमें संलिप्त है। तो मैं युवाओं को ये बताना चाहूंगा कि इन सब चीजों से आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए, परहेज करना चाहिए और सकारात्मक वे में हर चीजों को सकारात्मक लेते हुए अपना विकास करना चाहिए।